जो वसाइल अब सूबों को मिले हैं, नए वसाइल, वो फिर सूबाई हेडक्वार्टर्स पे लगने शुरू हो जाएंगे और अवाम के अंदर बेचैनी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, पानी की तकसीम के इश्यूज ज़्यादा बढ़ेंगे, अवाम में गुर्बत ज़्यादा बढ़ेगी। इसका रास्ता इसके अलावा और कोई नहीं। दुरानी साहब, अभी मैंने झगड़ा साहब से भी ये बात की कि हमारे अवाम को दे हैव टू गो बैक टू वायलेंस, उनको तोड़ फोड़ करनी पड़ती है जैसे हज़ारा के अवाम ने की, जैसे वो हर किसी चीज़ के लिए उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है और कॉन्फ्रंटेशन में आना पड़ता है विद द गवर्नमेंट। तो आप जो ये बहावलपुर सूबे की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ सरायकी सूबे पे भी अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज उस पर एम्फेसिस डाल रही हैं, तो ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है? एंड डू यू थिंक कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और इतने लोगों की जानें गई हैं, तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में NWFP था, लेकिन वहाँ के अवाम की डिमांड थी तो उसको खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया। बहावलपुर को 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में याहिया खान के LFO के तहत बहावलपुर सूबा नहीं बहाल हुआ, वहाँ पे भी डिमांड है, इसलिए उसको रेस्टोर करना पड़ेगा। बैन ही जैसे मुल्तान और DG खान के लोग हैं, DG खान बहावलपुर के बाद सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड एरिया है। अगर ये मुल्तान और DG खान मिलकर सरायकी सूबा बनते हैं, और जो मैंने अमेंडमेंट, आपको याद होगा मैं पहले प्रोग्राम में जब यहाँ आया था उस वक्त लोग हंसते थे, मैंने NFC की बात की थी, मैंने पानी की तकसीम की बात की थी, मैंने छोटे सूबों की बात की थी, और आज बहुत अरसे बाद में आया हूँ, दोबारा यही बात कर रहा हूं। और आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ वो तमाम पार्टियां जो उस वक्त इस इशू पे हंसती थी, वो लीडर्स जो इस इशू को मजाक बनाते थे, आज वो साथ हैं। और आइंदा जब आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि ये सब लीडर जो हैं ये अवाम के पीछे पीछे चल रहे होंगे कि खुदा के लिए इनके सूबे बहाल कर दो और नए सूबे बना दो। रिसोर्सेज कहां से आएंगे, ये एक सवाल उठता है। इस वक्त छोटे सूबे बना के आज बहावलपुर को 10 अरब मिल रहे हैं, अगर बहावलपुर सूबा बनता है तो उस पे 134 अरब रुपए खर्च होंगे। आप पूछेंगे ये 124 अरब कहां जाएंगे? ये 124 अरब इस वक्त मौजूद हैं। ये 124 अरब जो हैं ये बड़े शहरों में लग रहे हैं, उसके नतीजे में वो वहां पे लगेंगे जो 1/4 पंजाब है। यही हाल मुल्तान DG खान के साथ होगा, यही हाल जो है अगर सरगोदा और मियाँ वाली में इस किस्म का इनिशिएटिव होता है तो आप कालाबाग डैम वहां बना सकते हैं, और कोई ये एतराज नहीं करेगा कि जी पंजाब बड़ा सूबा है और पंजाब बड़ा होने की वजह से ये कर रहा है। ये जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ पूरे मुल्क के अंदर पैदा कर दिया गया, और पंजाब का अपना ये हाल है कि पंजाब के अवाम के ऊपर सबसे कम खर्च हो रहा है, और हमारे साथ पंजाब के अवाम तो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड है। इस वक्त आप देखें 50% एरिया ऑफ पंजाब जो है उसको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं और जो उसको पानी मिल रहा है वो सबसे कम है, मतलब 70% इस दफा पानी कम मिला है। दुरानी साहब, ये पानी के इशू पे बात करते हैं कि जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है पंजाब का पानी कट जाता है, तो इस पे आप कमेंट करेंगे? ये क्या इंटर प्रोविंशियल कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रेफरेंस दे रहे हैं वो? मेरे ख्याल में जी इंटर प्रोविंशियल प्रोविंस पानी का इशू नहीं है, ये बेसिकली इंट्रा प्रोविंशियल है कि सूबे के अंदर पानी की तकसीम का कोई तरीकेकार ही नहीं है। पानी की तकसीम का जो कानूनी तरीका होता है उसमें टाइप ऑफ सॉइल, वाटर अंडर सॉइल और रेनफॉल। मिनिमम रेनफॉल है बहावलपुर DG खान के अंदर, पानी नीचे कौड़ा है, रेतली जमीन है, वहां जो पानी मिलता है वो एलोकेटेड पानी 3 क्यूसिक पर 1000 एकड़ है बहावल कनाल का, उसके मुकाबले में दूसरे एरियाज में जो है 16 क्यूसिक तक है। उसके साथ साथ इस दफा 70% पानी, कल मैं चोलिस्तान में था, चोलिस्तान जहां इंसान, जानवर और तमाम चरिंद परिंद का जो दारो मदार है वो सिर्फ उन 3 नहरों पे होता है, वो 3 नहरें 7 महीने से बंद है। वहां की जानवर जो है इस वक्त सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं। तो जी ये फिर जो वहां के नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे, MNAs, MPAs, वो क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज उठा रहे? देखिए जी, वहां पर एक सदियों की महरूमी है और जो क़यादत है वो भी आवाज उठाने से घबराती है, और अब हमने आवाज उठानी शुरू की है। जब मैंने आवाज उठाई थी मुझे सब लोग हैरानी से देखते थे इसको क्या हो गया। लेकिन अभी जरदारी साहब का विजिट था टू बहावलपुर, तो उनको ये सारी सूरत हाल को से किसी ने आगाह नहीं किया? जी, बहावलपुर में उनके सामने वर्कर्स ने नारे लगाए बहावलपुर सूबा बहाल करो, लोगों ने पानी की इशू की बात की, उन्होंने पानी के इशू को कन्फेडरेशन दी, उसके ऊपर बात की, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ। और मैं इस वक्त आपको बताऊं कि अगर अमल नहीं हुआ तो वहां पर आग लग जाएगी।
वहाँ पे लोग अब इतने ज़्यादा मजबूर और बेकस हो चुके हैं कि 30% पानी की इस दफ़ा शॉर्टेज थी, वहाँ पे ये शॉर्टेज जो है, जो पहले ही कम पानी मिल रहा था उसकी 70% हो गई। सारी शॉर्टेज आपने साउथ पे निकाल दी, बहावलपुर पे निकाल दी। वहाँ के अवाम मर रहे हैं, मरते हुए अवाम जो हैं वो आवाज़ उठाया करते हैं और मरने के लिए तैयार नहीं होते। इस वक्त तो हजारा के अंदर भी अवाम मर रहे हैं और हर जगह इतने अजीब सूरत हाल है, लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो इस पे कंसोलिडेट नहीं हो रहे और वो एक किसी सूबे का या लोगों की डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहे। उनका तो कोई सियासी उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो सबसे बड़ा इशू है अवाम के मुतालबात के रास्ते में लीडर्स आयल हैं। वो अमेंडमेंट, लीडर्स तो अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं। वो लीडर्स जो एक फ्यूडल बैकग्राउंड से आते हैं, वो लीडर्स जो आमरीयतों को पार्टियों में नाफिज करते हैं, वो उन आमरीयतों के अंदर कंसिडरेशन जो लोग गरीब इलाकों की होती है, आवाम की होती है, वो उनके लिए वैल्यू नहीं करती। उनका ख्याल होता है हम किसी जागीरदार को टिकट दे देंगे और वो जीत जाएगा, किसी ताकतवर को टिकट दे देंगे और वो जीत जाएगा। इस बुनियाद के ऊपर 18th अमेंडमेंट में जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं उनकी मेजॉरिटी वो है जो लीडर्स को फैसिलिटेट करती है। पब्लिक फैसिलिटेशन के जितने आइडियाज थे वो सप्रेस्ड हैं। हाँ, सूबाई खुद मुख्तारी का इशू चूंकि बलूचिस्तान से आने वाली लीडरशिप ने बहादुरी से उसको आगे बढ़ाया तो वो यकीनी तौर पे एड्रेस हुआ, लेकिन फिर उसकी फील्ड के अंदर इंप्लीमेंटेशन का कोई फार्मूला तैयार नहीं किया गया। अब वो वसाइल जाके अगर कोयटा में खर्च हो जाते हैं तो उसका बलूचिस्तान को फायदा नहीं होगा। अगर वही वसाइल लाहौर में आके कंज्यूम हो जाते हैं, रिंग रोड बन जाती है, दूसरी रोड्स बन जाती हैं, उससे मसले हल नहीं होंगे। हमें लीडर्स को अब ये समझना होगा कि अवाम के दबाव के पैदा होने से पहले, अवाम में बगावत के असरात पैदा होने से पहले वो अवाम के इश्यूज को एड्रेस करें, वो गरीबों के इश्यूज को एड्रेस करें और वो रिसोर्सेज को अवाम 70% जो बैकबोन है, एग्रीकल्चर एरिया है, मेरा एरिया 44%। दुरानी साहब मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगी बिकॉज टाइम बहुत कम है। इस वक्त अवाम जो इतने मसाइल फेस कर रही है, लोड शेडिंग, महंगाई, वीट की क्रॉप इतनी खराब है, तो डू यू थिंक इस वक्त हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में उलझना चाहिए और हम अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई बेसिक चीजें ना करें? बेसिक चीजें की तो मैं बात कर रहा हूँ जनाब। इस वक्त तो आपने एक अमेंडमेंट्स के बगैर बेसिक चीजें नहीं मिल सकती। मैं आपसे अर्ज करता हूँ जनाब, आपने वाटर शेडिंग की बात नहीं की, वाटर तो जा ही नहीं रहा। हमारे इलाके में सबसे बड़ा इशू तो पानी है, बिजली है, उसके बाद जो बाकी रिसोर्सेज हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुल्क में रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन पब्लिक को इशू ये, मुल्क के अंदर तो इलेक्ट्रिक जनरेशन की कैपेसिटी भी मौजूद है। हाँ। इसी तरह हमारे पास पानी भी मौजूद है, हमारे पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं ना। गैर मुनसिफाना तकसीम जो है वो बुनियादी इशू है और हमें अपने आइन को इस चीज़ की तरफ अब लाना पड़ेगा कि मुनसिफाना तकसीम के जो गैप्स हैं उनको फिल किया जाए, ताकि हुकूमतें जो हैं अब मीडिया की मौजूदगी में और मीडिया के ओपन होने के बाद अब हुक्मरानों के लिए और ताकतवर लोगों के लिए ये चीज़ मुमकिन नहीं रही कि वो अवाम को बेखबर करते हुए उनकी जेब काटते रहें, उनकी पहचान छीनते रहें, उनको हकूक से महरूम रख सकें। अब नए दौर को समझना लीडरों की जिम्मेदारी है, वरना अवाम का तूफान जो है वो उनकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली दुरानी साहब फॉर बीइंग विद अस टुडे। नाज़रीन, अगर सूरत हाल यही रही तो क्या अवाम के बुनियादी मसाइल इसी तरह मुसलसल इग्नोर होते रहेंगे? रियासती इदारे और ताकतवर शख्सियात सिर्फ अपने अपने इख्तियारात के लिए ही लड़ती रहेंगी? आखिर में हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम के मसाइल के हल के लिए भी कोई ठोस काम करें। इसके साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।